फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट शांति शिक्षा एवं सतत विकास हो जाता है, उसके राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्ट का क्या अर्थ है? पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। पुरुषार्थ पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष का तात्पर्य विवेक संपन्न मनुष्य से है, अर्थात विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति ही पुरुषार्थ है। प्राय मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्ट भी कहते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय एकता की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अभाव में हम पुनः दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। अब देख लेते हैं, चरित्र निर्माण का क्या तात्पर्य अथवा चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चरित्र निर्माण मूल्यों और दृष्टिकोणों और परिणामी कार्यों का गहरा यानी गहराई से आंतरिक पैटर्न है, जो अक्सर जीवन के पूर्व संज्ञानात्मक समय में प्राकृतिक और सामान्य शैक्षिक पैटर्न के माध्यम में स्थापित होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा, उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण भी होता है। क्योंकि क्या होता है, व्यक्ति में जैसी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं और जैसा आचरण होता है, वैसा ही चरित्र होता है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, मानवाधिकार शब्द से क्या आशय है? तो मानवाधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानवाधिकार है। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। सहपाठी या साथी समूह की 2 विशेषताएं बताएं। तो सहपाठी, साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना और साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना आवश्यक है। यानी सहपाठी या साथी समूह जो साथ में पढ़ते हैं, है ना। व्यक्तित्व क्या है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। इस तरह से भी समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व में यानी व्यक्तित्व से अभिप्राय है कि व्यक्ति के रंग, कद, रूप, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, पतलापन यानी शारीरिक संरचना, व्यवहार और मृदभाषी होने लग जाता है। यह समस्त गुण व्यक्ति के समस्त व्यवहार का दर्पण है, यानी मृदभाषी होने लगाया जाता है, होने से लगाया जाता है। यहां पे यह चीज हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व क्या है? व्यक्तित्व के 3 निर्धारण तत्व हैं, यहां पे आपका दिए हुए हैं कि व्यक्तित्व के कितने निर्धारण तत्व हैं। तो व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व हो जाते हैं 3, जैविक या शारीरिक निर्धारण, मनोवैज्ञानिक निर्धारण और वातावरणीय निर्धारण। स्व जागरूकता को समझाइए। स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है, ठीक है ना। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले। सहपाठी से आशय ऐसे समूह से जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। ये तो आप लोग सभी के साथ ऐसा हुआ है कि सब सहपाठी क्या होता है, जब एक ग्रुप बन जाता है 4 से 5 लोगों का, एक ग्रुप जो जैसे मिजाज के होते हैं, अपने अपने मिजाज के अकॉर्डिंग अपने एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना। सामाजिक बोध की परिभाषा दीजिए। बैरन एवं वायरने के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब यहां पर हम इसे और भी दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। आक्रामकता वो व्यवहार है जो जानबूझकर दूसरों को हानि, क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्योंकि आक्रामकता क्या होता है कि हम जानबूझ के उसके साथ बुरा कर रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। यानी जैसे कोई प्रगति की तरफ चल जा रहा है, तो अगर उसने लाइन खींची तो आप अपनी लाइन बड़ी नहीं खींचेंगे, आप उसकी लाइन ही छोटी कर देंगे। अगर वो अपने कहते नहीं कि हर इंसान में एक टैलेंट होता है, तो जो टैलेंट होता है उस टैलेंट को वो अगर निखारना चाहता है तो उसी टैलेंट को वो कमजोर कर देंगे। अगर आप में आवाज से आपकी टैलेंट है तो आपकी आवाज को खराब कर देंगे। आपकी खूबसूरती की वजह से आप में जो टैलेंट है वो आपकी खूबसूरती को खराब कर देंगे, या आपकी पढ़ाई की वजह से आप में जो टैलेंट है तो वो कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको पागल ही कर देंगे, जिसमें आप में वो टैलेंट ही ना रहे। तो ये सब क्या होता है, ये आक्रामकता होता है और ये सब जानबूझकर ही किया जाता है, किसी के साथ बुरा कर देना, यानी वो आगे ना बढ़ पाए किसी सूरत में, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। आक्रामकता के प्रकार बताएं। यहां पे आपका क्वेश्चन हो जाता है, आक्रामकता के प्रकार बताएं। तो आक्रामकता के 2 मुख्य विशिष्ट यानी प्रकार प्रचलित हैं। कौन कौन से? शारीरिक आक्रामक व्यवहार और मौखिक आक्रामक व्यवहार हो जाते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद क्वेश्चन है सहपाठी समूह के लाभ बताएं। सहपाठी समूह के निम्न लाभ है। सहपाठी समूह के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये आत्मनिर्भर होना सीखते हैं, सहयोग की भावना पनपती है, इनमें हम की भावना पाई जाती है, सहपाठी समूह में इकट्ठे रहने की कला का विकास होता है। नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं नैतिकता के क्षेत्र क्या हैं। व्यक्ति, परिवार, स्कूल, समाज, ये नैतिकता के क्षेत्र हो जाते हैं। नैतिकता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो नैतिकता कहलाता है। नैतिक शिक्षण किसे कहते हैं? बालक का सामाजिक विकास करने वाली व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। नैतिकता का विकास और आध्यात्मिक विकास हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है समाज अनुकूल विकास क्या है? समाज अनुकूल विकास का सीधा अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पे आपका जो सीरीज में है उद्दीपन एवं अनुक्रिया सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने दिया, जो आपका गलत है। इसका देखिए किसने दिया, तो उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने किस पे शोध किया था, तो बिल्ली पर किया था, यानी भूखी बिल्ली पर शोध किया था। उसके बाद उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत को इन्होंने सिद्ध किया था। उसके बाद हिंसा से अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। हिंसा को आमतौर पर परिवार, घर के सदस्यों, अंतरंग साथी, सहयोगियों, व्यक्तियों या समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यवहार की एक पद्धति के रूप में समझा जाता है। हिंसा के कुल कितने रूप देखने को मिलते हैं, तो हिंसा के कुल 9 भागों में बांटा गया है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से। दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरों के प्रति वैमनस्य रखना। इसमें क्या हो जाता है कि 9 भागों में कौन कौन से 9 भागों में बांटा गया, तो कुछ हम इस तरह से देख लेते हैं। हर रोज महिलाओं को थप्पड़ों, लातों, पिटाई, अपमान, धमकियों, यौन शोषण और अनेक अन्य हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये सब क्या हो जाते हैं, तो ये हिंसा के रूप ही तो हो जाते हैं ना। अनुचित दबाव के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक हिंसा के क्या क्या रूप हो सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो कानून का पालन ना करना, कानूनी सलाह सहायता नहीं ले सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, स्वास्थ्य लाभ के लिए डॉक्टर नहीं बदल सकते। तो इस तरह से आपका हो जाता है। विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के मूलभूत चरणों का उल्लेख कीजिए। विवादों के बाद समझौते की प्रक्रिया के लिए मूलभूत चरणों का अनुसरण आवश्यक है। वातावरण को प्रेरक एवं भयमुक्त बनाना, आत्मविश्वास तथा भरोसा जागृत करना, यथार्थ को स्वीकार करना, न्याय की स्थापना करना, ये हो जाते हैं। गांधी जी के अनुसार शांति स्थापित करने का प्रमुख साधन क्या है? गांधी जी ने शांति की स्थापना करने हेतु शिक्षा को प्रमुख आधार बताया है। गांधी जी के अनुसार वे कौन कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? तो गांधी जी ने शांति स्थापना के लिए आचरण अपनाने पर बल दिया है। सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, सत्याग्रह। आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। ध्यान किसे कहते हैं? चेतना का केंद्रीयकरण ही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अष्टांग के प्रथम 2 चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित है? तो आचार संबंधी अभ्यास से। अष्टांग के 2 चरण आसन और प्राणायाम किन अभ्यास से संबंधित है? तो भौतिक रूप से योगाभ्यास। अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो प्रत्याहार। और आसन किसे कहते हैं? आसन किसे कहते हैं? पतंजलि के अनुसार स्थित सुलभ आसन, अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। आसन का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से बैठना। मुख्य रूप से आसन 2 तरह के होते हैं, गतिशील आसन और स्थिर आसन। अब यहाँ पे आसन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे आसन 3 प्रकार के होते हैं, ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संबंधनात्मक आसन। और वैसे आसन तो 2 तरह के होते हैं, और कौन कौन से हैं? तो गतिशील आसन और स्थिर आसन। क्वेश्चन है धारणा किसे कहते हैं? चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो धारणा कहते हैं। योग दर्शन के जनक कौन है? तो योग दर्शन के जनक पतंजलि हैं। योग दर्शन क्या है? योग दर्शन क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान महर्षि से है? तो अष्टांग योग का संबंध पतंजलि से है। शांति मूल्य किसे कहते हैं? यहां पे आपका हो जाता है तो शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वप्रिय होता है। मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। ठीक है ना।
उसके बाद हो जाता है सतत विकास। क्या है सतत विकास? को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है, सतत विकास कहलाता है। क्वेश्चन हो जाता है सतत विकास की आवश्यकताएं बताएं। तो सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं: पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, संतुलित विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास और वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। ये हो जाता है। प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम से क्या अभिप्राय है लिखिए। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास, श्वास वायु है, आयाम का अर्थ है लंबाई विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? प्रत्याहार प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत तथा बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों, सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र के 8 अंगों को देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर कब? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। शांति शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की विरोध, द्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा। जहां संशय और भय ना हो वहीं शांति है। यानी शांति शिक्षा का तात्पर्य यह हो जाता है समाज में शांति स्थापना के लिए बालक में नेतृत्व तथा अनुशासन के गुणों का विकास करती है। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य बालक को सुयोग नागरिकता का प्रशिक्षण देना है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य शिक्षा हर बच्चे में राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना विकसित करती है। तो इस तरह से हो जाता है। और यहां पे क्या कहा गया है कि जहां संशय और भय ना हो वहीं शांति है। यानी जहां पे किसी चीज को खोने का डर और पाने की इच्छा ना हो वहां पे क्या है? तो शांति है। भेदभाव को दूर करने के उपाय बताइए। भेदभाव को दूर करने के उपाय है गरीबी के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलानी होंगी। इससे आर्थिक भेदभाव दूर हो और सभी को समान अधिकार मिले। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समान अधिकार मिलना इतना आसान नहीं होता है। शिक्षा उस तरह की शिक्षा ही नहीं दी जा रही है जिससे लोगों में समानता आ पाए, है ना। इस चीज से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि लड़की और लड़के में बहुत भेद किया जा रहा है, बहुत ज्यादा भेद किया जाता है, प्लस जात पात में भी बहुत भेद किया जाता है। तो इस चीज की जब शिक्षा ही नहीं है तो ये भेदभाव तो है ही है, ठीक है ना। स्वाभाविक भेदभाव को दूर करने के लिए जातिगत व्यवस्था को मिटाना होगा तथा सभी जातियों को समान अधिकार देने होंगे लेकिन दिए नहीं जा रहे हैं। अहिंसा से क्या तात्पर्य है? अहिंसा का समान अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटुवारी आदि के द्वारा भी नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी की अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, ये अहिंसा है। लेकिन आज का जो युग है वो कैसा है? इसमें क्या है, जैसे यहां पे बताया गया कि किसी भी प्राणी को तन, मन या कर्म, यानी कि उसको किसी ना किसी तरीके से, जरूरी नहीं कि आप लाठी डंडे ही मारो, उसको ऐसे ऐसे कड़वे वचन सुनाए जाते हैं, ये भी तो अहिंसा ही का तो रूप है। और जब कड़वे वचन सुनाए जाते हैं तो लाठी की चोट तो खत्म हो सकती है, लेकिन जो कड़वे वचन होते हैं उसकी चोट तो कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। और यहाँ पे क्या है, किसी को कटुवारी आदि के रूप में नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी की अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना। तो ये तो जैसे आज का फैशन बन चुका है ना। तो इन सब चीजों की जब शिक्षा यानी शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा तभी इन सब चीजों से क्या होगा, इन सब चीजों से दूर हो मिलेगा, वरना तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सामाजिक तनाव क्या, यानी सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है? जो तनाव समाज के लोगों के द्वारा उत्पन्न होता है उसे सामाजिक तनाव कहते हैं। नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलन एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। जनसंचार का अर्थ बताएं। यहाँ पे देख लेते हैं, जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। स्थित प्रज्ञ क्या है? अर्थ है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा
स्थित बुद्धि कहा जाता है, अथवा जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसके बाद है अनुच्छेद 325 संबंधित है। अनुच्छेद 325 संबंधित है, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इसमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता। केंद्रीयकरण विधि क्या है? केंद्रीयकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होना चाहिए। मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण आदि हो जाते हैं। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उनके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। उन कारणों को बताइए जो किशोर अवस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल होती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का समुचित अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, साइबर बुलिंग का क्या अर्थ है या साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। अष्टांग योग किसे कहते हैं? अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग आंतरिक साधन माने जाते हैं। अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं? कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके यानी करें, उसके व्यवहार को देखें, उसका विश्लेषण करें और कारकों का पता लगाने की चेष्टा करें। सेकंड नंबर पर हो जाता है, छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा में विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। राष्ट्रीय एकता के लिए मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दल, भारतीय नागरिकों में विविध धर्मों में विश्वास की कमी, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, निरक्षरता का निम्न स्तर आदि हो जाते हैं। वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, प्रकृति से प्रेम हेतु। ये हो जाते हैं। शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या है? शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक संकीर्णता। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं असामान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? आपका 2022 और 2017 और 2018 ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुभव में प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, अहम
सहमति जन्यता, स्नायु विकृति, मनोविचित्रता, ये हो जाते हैं। चैतन्यता से आप क्या समझते हैं? चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चित्त प्रवृत्ति की धारणा अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो चित्त प्रवृत्ति से आशय, चित्त प्रवृत्ति स्वभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव होता है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एम हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया है। क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान अवधि, संवेदनशीलता। व्यक्तित्व की मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं? व्यक्तित्व के स्वरूप इस प्रकार है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया है? तो शेल्डन ने व्यक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है: एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक, ये हो जाते हैं। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया है: विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, ये हो जाते हैं। आदत किसे कहते हैं? आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। शांति शिक्षा का अर्थ बताएं। शांति शिक्षा क्या है? वो शिक्षा जो समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करती है, शांति शिक्षा कहलाती है। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी तथा प्रकृति प्रेम वाला होता है। हिंसा का प्रभाव बताएं। हिंसा का प्रभाव मानसिक अशांति, सामाजिक असंतुलन, धन की हानि, विनाश का वातावरण, जीवन का विनाश, ये हिंसा का प्रभाव, ये यानी ये हिंसा के प्रभाव हो जाते हैं। क्या क्या? तो मानसिक अशांति भी रहती है, सामाजिक असंतुलन भी रहता है, धन की हानि भी होती है, विनाश का वातावरण हो जाता है और जीवन का भी विनाश हो जाता है। हिंसा के कौन कौन से प्रकार नामांकित कीजिए। हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो मौखिक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, शारीरिक होती है, ढांचागत होती है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता होती है। हिंसा के मोर्चे क्या क्या होते हैं? तो जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन और निर्धनता। तनाव किसे कहते हैं? तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। और देखिए, तनाव 2 तरह के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप तनाव उतना रखेंगे कि नेगेटिव में चले जाएंगे कि बस ये सोचना है कि हमको करना क्या है, बस सोचते ही रह जाएं, बहुत तनाव करें कि हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है, हम किस तरह से इसमें सफल होंगे, तो वो तनाव अच्छा नहीं होता है। तनाव वो होना चाहिए जो फिक्र करे कि हाँ, हमको ये वर्क करना है। तो जब आप उसकी फिक्र करेंगे, थोड़ा सा तनाव करेंगे, तो आप वर्क वो आसानी से कर पाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन नेगेटिव क्या है? बस सोचते रहें और करें कुछ ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। तो उसमें क्या होती है? असफलता मिलती है। लेकिन जो पॉजिटिव तनाव होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें सफलता प्राप्त होती है ना। तो तनाव जरूरी होता है, लेकिन इतना नहीं कि कोई काम ही ना मतलब बनने के बजाय और बिगड़ जाए, वो वाली चीज हो जाती है। गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं? तो गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। तनाव प्रबंधन क्या है? वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जैसे किसी को तनाव है तो आप क्या करें? उसको खेल से जोड़ दें, है ना। ऐसे ही जब अपने में कभी जैसे ऐसा होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है? जब लोगों के संपर्क में जाओ, उनके साथ बैठो, तो क्या होता है कि जो तनाव होता है, जो टेंशन होती है, वो दूर हो जाती है। इतनी तो नहीं कि खत्म नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ देर के लिए उसे भूल जाया जाता है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है और खेल से तो तनाव दूर हो ही जाता है। स्व जागरूकता किसे कहते हैं? तो स्व जागरूकता वो गुण है जो जन्मजात ना होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्व जागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज में विभेद करता है। सामाजिक बोध क्या है? सामाजिक बोध सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णय की योग्यता, सार्थक अवलोकन एवं गत्यात्मक कुशलता आदि गुण आते हैं। चरित्र किसे कहते हैं?
चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी.एन. झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती हैं। अच्छे चरित्र के गुण बताएं। आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, विश्वसनीयता, कर्तव्यनिष्ठता, विवेकशील। ये अच्छे चरित्र के गुण हो जाते हैं। लेकिन आज का दौर ये है, अगर आप अच्छा चरित्र रखना चाहेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको झूठा ठहराएंगे। अगर आप सत्य मार्ग पर चलना चाहेंगे तो लोग आपको क्या करेंगे, बोल बोल के आपको सीधी राह पर नहीं चलने देंगे, बल्कि आपको ऐसा मार्ग चुनवा देंगे कि आपके लिए वो कष्टप्रद होगा। लेकिन क्या है, अपने में क्या रखना है। अगर हमको कोई कुछ कह भी रहा है तो कहने दीजिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। और हमको क्या करना है, अपना भविष्य देखना है, अपने आप को देखना है। दूसरों का काम ये होता है कि अगर आप कहीं पे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको जीने नहीं देंगे, कि किसी तरह से इनकी टांग खींची जाए, इनको नीचे गिरा दिया जाए। अगर कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत आगे निकल जाएं, तो नहीं होने देंगे। लेकिन जब आप में आत्म अनुशासन होगा, दृढ़ निश्चय होगा, आत्मविश्वसनीयता होगी, है ना, तो आप क्या करेंगे, आप अपने वर्ग के लिए तत्पर रहेंगे। आप किसी भी स्थिति में हो, कितनी भी परेशानी में हो, आप अपने वर्ग के लिए ईमानदार है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन आपको जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, है ना। यही तो है। लेकिन आपके आसपास में भी ऐसा वातावरण होगा, ऐसा कि लोग भी होंगे कि जो नहीं चाहते होंगे। अगर आप मान लीजिए डीएलएड कर रहे हैं तो कुछ लोग तो आप मुझसे यही कि आपने ये क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था, इसमें बेनिफिट क्या है। बहुत लोग आप लोगों को मशवरा देते होंगे, है ना। अगर आप कुछ और कर रहे हो, कोई साइड बिजनेस कर रहे हो, कोई साइड वर्क कर रहे हो कि हम आगे बढ़ेंगे, इसमें सक्सेस हमको मिलेगी, वो भी आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा, कि कहीं आप सक्सेस ना हो जाओ, कहीं आप सफल ना हो जाओ। तो इस तरह से होता है, लोग आपका माइंड क्या करेंगे, ऐसा माइंड सेट कर देंगे कि आप कुछ करने के काबिल ही ना रहो। ये चीज हो जाती है। उसके बाद देख लेते हैं नैतिकता का अर्थ बताएं। नैतिकता को अंग्रेजी में मोरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है, क्योंकि वह समाज में व्यवस्था बनाए रखते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है, क्योंकि हिंसा क्या है, हिंसा में सिर्फ नुकसान के सिवा और कुछ भी नहीं है। मान लीजिए दो पक्ष है, आप हार गए तब भी सामने वाला है अगर वो जीत गया तो आपकी बर्बादी, क्योंकि अगर आपकी चोट लग गई या कुछ ऐसा, अगर आप जीत गए सामने वाला हार गया यानी उसकी चोट लगी। मतलब हिंसा क्या है, सिर्फ बर्बादी है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। क्योंकि हर जगह पे क्या है, अगर बाई चांस ऐसा हो कि आप किसी चीज के लिए, मतलब क्या होता है जब हिंसा होती है तो दो पक्ष होते हैं, लेकिन तीसरे जो और भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ मजा लेते हैं। लेकिन ये तो दोनों पक्ष में समझौता होना चाहिए, कहते नहीं दोनों पक्ष में समझदारी होनी चाहिए कि हम हमारी भी इज्जत जा रही है, सामने वाले की भी इज्जत जा रही है, तो दोनों पक्ष, तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है। और इसमें यहाँ पे कौन सा हिंसा किसे कहते हैं, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे। तो हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि हिंसा से कभी कोई सकारात्मक चीज नहीं प्रोवाइड होती है ना। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। क्योंकि आप उसको शारीरिक कष्ट दें, मानसिक कष्ट दें, लेकिन आप जो भी कष्ट देंगे वो कष्ट कैसा होगा, विनाशकारी ही होगा। धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं, तो मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हो जाती हैं। बहिरंग योग क्या है, बहिरंग योग कौन कौन से हैं बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार को बहिरंग योग कहते हैं। अंतरंग योग क्या है, अंतरंग योग किसे कहते हैं? धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। यम अष्टांग योग क्या है? यम अष्टांग योग का पहला चरण है। यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार, चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग यम है। यम योग कितने प्रकार का होता है? यम योग 5 प्रकार का होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हो जाते हैं। समाधि किसे कहते हैं? समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। चरित्र का निर्माण करने वाले दो कारक है, जीवन शक्ति और संवेदनशीलता। तनाव कम करने के लिए किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख कीजिए। तनाव कम करने की दो अप्रत्यक्ष विधियां हैं, मूवमेंट और श्वसन क्रिया। मानवाधिकार शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। मानवाधिकार शिक्षा के दो उद्देश्य हो जाते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, समानता की भावना जगाना। प्रभावी शांति निर्माता है बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किए जाने चाहिए? प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्य निष्ठा, सहमतता आदि व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए। MDG का पूरा नाम संधारणीय विकास शिक्षा। शांति से क्या अभिप्राय है? देखिए ये पलट पलट के क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट है, शांति शिक्षा, है ना। मानव शांति की समस्या अनादिकाल से चली आ रही है।
शांति के अंतर्गत वह स्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव को निरंतर प्रवाह करता है। या इस तरह से आप कह सकते हैं, शांति शिक्षा समाज में शांति स्थापित करने हेतु बालक के नेतृत्व और अनुशासन के गुणों का विकास करती है ना। और शिक्षा का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो बच्चे को सुयोग नागरिकता का प्रशिक्षण देना होता है, क्योंकि जो शांति शिक्षा जब प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, सुयोग नागरिक बनेंगे। और क्योंकि आज का जो बच्चा है कल का वो भावी नागरिक बनेगा, तो बच्चे को ही पहले ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाए जो वो भावी नागरिक बने, तो वो इस तरह से ना करे कि वो हिंसा करे, लड़ाई झगड़ा करे, किसी को कुछ समझे ही ना, किसी को भी अपशब्द कहे, कोई रिश्ते ना देखे, कोई नाते ना देखे, मतलब जिस जो भी मुंह में आया उसको कह दिया। तो ये चीज गलत होती है। अगर ये चीज है तो मतलब उसने शांति का पाठ नहीं पढ़ा है, क्योंकि सभी के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जितने भी मनुष्य हैं सबकी अलग अलग परेशानियां होती हैं। किसी के पास अगर धन नहीं है तो किसी के पास अगर अच्छा शरीर नहीं है, क्योंकि धन भी नश्वर है और ये नष्ट हो सकता है, शरीर भी नश्वर है, ये भी नष्ट हो सकता है, बीमारी भी आ सकती है, मतलब हर चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मनुष्य है वो खुशहाल नहीं है, ठीक है। और अगर सब ऐसे ही झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे कि मतलब हमको बड़ी प्रॉब्लम है और दुनिया में सब खुश है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने में बहुत दुखी हैं, लेकिन सब अपने में खुश भी हैं, क्योंकि सब चीजों को भूलकर, जैसा वक्त कहते नहीं है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला के, तो अगर 24 घंटे हम अपनी गाथा ही लेकर बैठ जाएं कि नहीं हम परेशान है, तो क्या हमारी परेशानी को कोई दूर कर देगा? नहीं, जैसा जो आए हम उसके साथ वैसा व्यवहार करने लगे, है ना। अगर कभी खुशी का माहौल है तो उसके साथ खुश हो लिए, कभी दुख का माहौल है उसके साथ दुखी हो लिए, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा सामने वाला है वो बहुत खुश है और उसने कभी परेशानी देखी ही नहीं है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, क्योंकि देखिए, और अगर आप में शांति का पाठ ही आपने नहीं पढ़ा है तो आप तो बस यही सोचेंगे जितने दुखी हम हैं उससे हमसे ज्यादा कोई दुखी ही दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाता है भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं, जो निम्न है: आशय, सत्य, संशुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों पर दया, क्षमा, अहंकार, शून्यता, घृणा से दूर रहना आदि। सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। जब आपने एक दिमाग ही बना लिया है, आपने एक मूड ही बना लिया कि जो शख्स सामने वाला है उससे हमको घृणा ही करनी है, तो जब आप घृणा ही करेंगे, जब आप उससे नफरत ही करेंगे, एक टाइम होगा, दो टाइम होगा, तीसरा टाइम होगा, मतलब चौथे टाइम में जब आप घृणा करते तो आपसे भी वो घृणा करने लगेगा, क्योंकि कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा? कभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अनलिमिटेड वो बर्दाश्त ही करता जाएगा। तो यहां पे क्या है, सर्वोदयी कार्यक्रम जो है वो है, सर्वोदयी समाज में सभी सुख होते हैं और सर्वोदयी का रास्ता क्या है, प्रेम। और जब प्रेम ही नहीं है तो वहां पे शांति की तो कोई बात ही नहीं है। जिससे प्रेम होगा तो उससे आप क्या करेंगे कि अगर कहते नहीं कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज आपको पसंद है, तो उसमें अगर आपकी 50 बुराइयां भी हैं तो आप उस बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट कर देंगे। यानी तो क्या हुआ, यही तो हुआ, अरे तो क्या हुआ, यही तो उसने कहा। लेकिन जब आप किसी चीज से नफरत करते हैं तो आप उसमें अच्छाइयां कितनी भी हो, 50 नहीं 100 अच्छाइयां हो, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, बुराइयों में बदल देंगे। अगर कितना भी अच्छा, वो मान लिया समाज सेवा कर रहा है, तब भी आप क्या कहेंगे, ये समाज सेवा नहीं है, ये दिखावा है ना। ऐसा आपके आसपास में होता होगा। अगर वो आपको एक गिलास पानी भी उठा के बंदा दे रहा है तो आप कहोगे नहीं, इसमें इसका कोई फायदा है ना। तो ये हो जाता है। तो जो प्रेम होता है, जो नफरत होती है, तो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई में बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सर्वोदय कार्यक्रम है वो प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। और अगर प्रेम नहीं है तो शांति कहीं पर है ही नहीं, है ना। जिससे नफरत होगी तो आप कहां उससे प्रेम कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं बताएं। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं निम्न प्रकार हैं: जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। ये सभी कौन सी हो जाती है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हो जाती है। उसके बाद किशोर अवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था हो जाती है, उसके बाद वृद्धावस्था हो जाती है। क्योंकि एक मनुष्य पहले क्या है, जन्म से पूर्व की अवस्था, उसके जो डिंबावस्था बोली जाती है ना, जो गर्भ अवस्था होती है। उसके बाद बच्चा छोटा होता है, वो शिशुअवस्था में होता है ना। फिर उसके बाद वो बालक बनता है, यानी थोड़ा बड़ा होता है। फिर वो किशोर हो जाता है। अपने उसके जो किशोरावस्था होती है, जीवन का तनाव तूफान का काल होता है। बच्चा चाहे तो इसी में कुछ बन सकता है और इसी में चाहे वो अपने भविष्य को खराब कर सकता है। ये उसके गार्जियंस पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा किशोरावस्था की जब अवस्था होती है तो जो सबसे ज्यादा गार्जियंस पर डिपेंड करती है। अगर उसको, जो बच्चा है, अगर उसको अपने संपर्क में रखें, उससे बातचीत करें, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बदलाव है, उन सब पर बात करें, उसे किसी चीज की कमी ना होने दे, तो बच्चा कभी भी बिगड़ेगा नहीं। और उसे ये भी समझाएं आपकी जो ये एज है, इसी में आप चाहे तो बन सकते हैं, कुछ चाहे तो बिगड़ सकते हैं। तो जब बच्चा क्या
करेगा, जब अच्छी आदतों को वो अपनाएगा, अपने घर के जो बड़े हैं उसको समझाते हैं और अच्छी बातें बताते हैं, तो क्या होता है, तो बच्चा सीखता है, और जब बच्चा सीखता है तो आज का बच्चा कल का भावी नागरिक बनता है ना। वो क्या होता है, वो कामयाबी की तरफ जाता है। और जब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं करने वाला है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा कितना आगे बढ़े, कितना आगे जाए, वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है उसको आगे बढ़ना और कामयाबी की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल का काम पड़ जाता है। क्योंकि कहते नहीं है कि आपकी एक छत है, तो छत कैसे खड़ी है, बिना सपोर्ट के। अगर दीवारें ना हो तो क्या छत खड़ी हो सकती है, और दीवारों के नीचे अगर नींव ना हो तो क्या दीवार खड़ी हो सकती है। तो जब तक नींव नहीं होगी, प्लस नींव के बाद दीवार नहीं होगी, फिर उसके बाद जब छत पड़ेगी तभी वो टिक पाएगी। यानी हर चीज को सपोर्ट चाहिए होता है, और अगर आप सपोर्ट नहीं अपने बच्चे का कर रहे हैं तो क्या बच्चा कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक दिन क्या होगा, वो हार मान जाएगा। क्यों हार मान जाएगा, क्योंकि जब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं करने वाला है तो वो कहां तक स्ट्रगल करे, है ना, कहां तक बाहर वालों का साथ ले। क्योंकि बाहर वाले तो ऐसा तो है नहीं कि वो अच्छी ही राह बताएंगे, कुछ तो ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपने नहीं होते हैं। अगर चीजें बन भी रही हैं तो उसको बिगाड़ने का काम वो लोग करते हैं, है ना। लेकिन जो घर के सदस्य अगर अपने साथ में है तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि इनका काम बिगड़े। तो इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो ये अवस्था आपकी हो जाती है किशोर अवस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, देखिए, जन्म से पूर्व की अवस्था, शिशुअवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था भी तो आती है ना। तो सभी की अवस्था ये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही मनुष्य के साथ बुढ़ापा आता है। सभी जन्म लेते हैं, सभी छोटे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। यानी सभी को इन स्टेज से गुजरना पड़ता है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव। सांप्रदायिकता से आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। सांप्रदायिकता से आर्थिक हानि होती है, जनहानि होती है, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह से हो जाते हैं। मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्यों की प्रकृति निम्न है। अमूर्त संप्रतीय मूल्यों का संबंध मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन से होती है। ये समाज में अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं, अतः इस प्रकार समाज में प्रकृति मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। दीर्घ अनुभवों का परिणाम। किसी भी समाज में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते हैं, बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभवों की जरूरत होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम स्वरूप समाज में विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यवहारिक मानदंडों की स्थापना होती है। उचित कार्य प्रेरक। समाज में प्रचलित मूल्य व्यक्ति को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मूल्य सही गलत उचित अनुचित का निर्धारण करने में व्यक्ति के सहायक होते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, सामाजिक तनाव से क्या अभिप्राय है। जो तनाव समाज के द्वारा व्यक्ति पर थोपे जाते हैं उन्हें सामाजिक तनाव कहते हैं। ये तनाव और तब और बढ़ जाता है जब हमारे तथा उन लोगों के बीच में गहरा संबंध होता है। सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी सामाजिक तनाव के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। सतत विकास की क्यों आवश्यकता होती है, अपने विचार लिखिए। सतत विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में सहायता करता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। शांति शिक्षा में कौशल का समावेश क्यों आवश्यक है, कोई दो शांति कौशलों का उल्लेख कीजिए। लिंग, आर्थिक स्थिति, जातीय या धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना। जैसे हम पढ़ने और लिखने में मदद के लिए मुख्य साक्षरता कौशल सीखते हैं, बच्चों और युवाओं और वयस्कों को भी शांति शिक्षा के आवश्यक कौशल को सीखने की आवश्यकता है। इसलिए शांति शिक्षा में कौशल का समावेश आवश्यक है। शांति कौशल के अंतर्गत व्यक्तियों को शांति का रास्ता चुनने के सशक्त बनाना, मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना का उत्पन्न करना है। विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक विश्व सरकार की कल्पना की थी। उनका मानना था कि प्राच्य व पाश्चात्य सभ्यताओं को मिश्रित कर दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता, विश्व सरकार की स्थापना संभव है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विषय पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। इस तरह से हो जाता है। नैतिक शिक्षा शास्त्रों के यानी नैतिक शिक्षा और छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है। नैतिक शिक्षा बालक के आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। बालक के व्यवहार में यह परिवर्तन देश और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की जाती है तो बालक का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए बालक के समाजीकरण के लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं। व्यक्तित्व
एवं सामाजिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्ति का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीवन हेतु आवश्यक हो। व्यक्तित्व के गुणों को मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, असहमतिजन्यता और स्नायुविक स्वास्थ्य। व्यक्तित्व के ये गुण द्विध्रुवीय हैं और उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। जाति राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात आदि संबंधी विचारधारा के कारण भी होता है। जातीयता हमें परस्पर बांट देती है और हम दूसरी जातियों को अपनी जाति से कमतर और निम्न समझने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। धर्म एवं संप्रदाय, हमारे देश में कई प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जाने कितने मतांतर। इनके कारण लोग अपने संप्रदाय की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। प्रांतीयता, एकता के बाधक तत्वों में प्राचीनता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीनता एक भावना है जो अपने अपने प्रांत के संदर्भ में विकसित होती है। भारत कई प्रांतों में बटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई प्रांतों में इस भावना के कारण लोग दूसरे प्रांत के निवासियों को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। भाषा भी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। देश में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, बोलियां तो हजारों की संख्या में हैं, अतः अपनी भाषा बोलने वाले के प्रति विशेष प्रेम होता है। इस प्रकार भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक बाधक तत्व है। नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो नैतिकता से संबंधित होती है। आचरण में सुधार करके नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में ईमानदारी, सच्चरित्रता, दूसरों का ध्यान रखना, पशुओं पर दया करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना ही नैतिकता है। नैतिकता में चरित्र के आधारभूत गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को समाज में सही प्रकार से समायोजित करने में मदद करते हैं और समाज में शांति बनाए रखते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा और अनुबंधन। मनोवैज्ञानिक हिंसा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना तथा आकार्य भय का माहौल बनाना जिससे व्यक्ति विशेष पर मानसिक दबाव बनाकर उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। अनुबंधन की प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। उनके अनुसार अनुबंधन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक एवं स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण वो स्वाभाविक उद्दीपक की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। स्वास्थ्य साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका है। बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ावा देने के लिए परिवार की भूमिका। बच्चों के स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ाने के लिए परिवार की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों के संगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हो तो उनके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि आपके बच्चे की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें। वैश्वीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण के बाधक तत्व राजनीतिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, भौतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक के रूप में जो रणनीतियां हैं किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक की रणनीतियां दो। देखिए, छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण। शिक्षक को बालक के अवांछित व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा उसके व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका शिक्षक को सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। पृथकीकरण अवांछित व्यवहार का पता लगाने की दूसरी महत्वपूर्ण रणनीति है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार अपनाने पर उन्हें कक्षा में एक दूसरे से अलग बिठाएं। उन सभी बालकों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें तथा उनके अवांछित व्यवहार को जानने का प्रयास करें। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के विकास में साथी समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका निश्चित रूप से होती है। बच्चा साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वह उनके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार, विचार, बात व्यवहार को अपनाता है। वह अपने खेलों, प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वह समूह के नियमों व आचार संहिता का पालन करते हुए उनके प्रति निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसलिए वह अपने साथियों की मान्यताओं को अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। खेल कूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से वह बालक अपने साथियों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार साथियों की क्रियाओं करने में बालक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथियों का संबंध बच्चों के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। धर्म मानव जीवन से जुड़े कई प्रकारों को पूर्ण करने में सहायता करता है या स्वयं उन्हें पूर्ण करता है। मानव जीवन की जिन जिज्ञासाओं
समस्याओं व विशिष्टताओं का समाधान विज्ञान व वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाता, उसका समाधान धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान कहा जाता है। धर्म ने मानव के कई रूपों को प्रभावित किया है, जिनमें से प्रमुख है मानव जीवन का कर्म स्वरूप, मानव का व्यक्तित्व स्वरूप, मानव की सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखना, मानव के भावात्मक रूप का संरक्षण आदि हो जाता है। इसके अलावा धर्म स्वस्थ मनोरंजन देने की एक प्रक्रिया रूप में भी दृष्टिगत होता है। उत्सवों, कर्मकांडों, धर्म सभाओं के माध्यम से धर्म व्यक्ति को समाज कल्याण हेतु भी प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमारे समाज की आत्मा है और बिना इसके समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धार्मिक मान्यता आदि की व्यक्ति की स्वतंत्रता, निहित समानता। इससे तात्पर्य व्यक्ति को बिना मूलवश जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव किए अवसर की समानता है। बंधुत्व भावना, राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा एवं व्यक्तित्व की महत्ता का ध्यान तथा उसके बीच बंधुत्व या भातृत्व की भावना का समुचित विकास। न्याय, इससे तात्पर्य है कि नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। समाजवाद। लोकतंत्र का एक तत्व समाजवादी समाज की व्यवस्था है, जिससे किसी से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराना अभीष्ट होता है। व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण या अनुक्रिया करता है। यह व्यक्ति के कार्य, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। एक प्रकार से व्यवहार व्यक्ति द्वारा स्वतः और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं का कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार क्षेत्र है। इसे व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों, चाहे वे आंतरिक हो या बाह्य, चेतन हो, अचेतन, प्रकट या अप्रकट तथा ऐच्छिक या अनैच्छिक के प्रति अनुक्रिया को व्यक्त करता है। वाटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एक उद्दीपन से प्रारंभ होने को माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह वाटसन ने व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया के मनोवैज्ञानिक को जन्म दिया है। बच्चों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बच्चों को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व बताइए। व्यक्ति को अच्छा बनाने में कुशल शिक्षक का महत्व। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और समाज बहुत कुछ बच्चों से चाहता है। बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा केंद्र परिवार होता है। बच्चा परिवार से ही शुद्ध अशुद्ध शब्दकोश लेकर विद्यालय में शिक्षक के पास आता है। शिक्षक ही बच्चों के शब्दकोश में संशोधन तथा परिमार्जन करके उनकी भाषा एवं ज्ञान का विकास करता है और उन्हें देश का कुशल एवं सुयोग्य नागरिक बनाता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाने में उसके शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश बच्चे अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं और शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देते हैं। शिक्षक को भी चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छा आचरण रखे, अच्छे आचरण हेतु प्रेरित करे। जब शिक्षक बच्चों को यह सिखा देते हैं कि माता पिता को नित्य प्रणाम करके विद्यालय आना है, तो बच्चे अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं और धीरे धीरे वे स्वयं ही अन्य सदस्यों को भी प्रणाम करना सीख जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को संस्कारवान बनाने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है? अष्टांग योग के द्वारा मन पूर्ण शांत हो जाता है, व्यक्ति को विवेक और ज्ञान हो जाता है, उचित अनुचित का भान हो जाता है। उसके द्वारा समाज में कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाता जो किसी व्यक्ति के लिए अप्रिय हो। सांप्रदायिक उन्मूलन के उपाय बताएं। सांप्रदायिक शिक्षा द्वारा यानी सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय निम्नलिखित हैं। अनिवार्य शिक्षा द्वारा शिक्षा में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा देता हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए एवं सांप्रदायिकता तनाव पैदा करने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाए। अधिकारियों का प्रशासकीय कार्य एवं दायित्वों को पूर्ण गंभीरता के साथ निभाना चाहिए। स्वच्छ प्रशासन तभी संभव है जबकि प्रशासन में राजनीति का अवांछित हस्तक्षेप न हो। सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं। नेताओं को जाति, धर्म, भाषा, प्रांतीयता और संकीर्ण स्वार्थों के दृष्टिकोण से सीखने और कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। पथ निरपेक्षता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों का पूर्णता स्वीकार किया जाए, यानी इसको मूल्यों को स्वीकार किया जाए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताएं। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। विश्व में शांति एवं जीवों का कल्याण करना, सुखमय जीवन के लिए धर्म एवं शांति को धारण करना, धर्म की स्थापना करना, संयमित आचरण करना, प्रेम से सभी को अपना बना लेना।
आत्मा जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताएं, यानी आत्म जागरूकता यहां पे हो जाता है। आत्म जागरूकता के विकास द्वारा व्यक्ति अपने प्रति चेतन होते हैं। आत्म जागरूकता को एक विशिष्ट प्रकार के स्व विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, जिसमें विचारों, कार्यों, धारणाओं, असहायों तथा दूसरों के प्रक्रिया का समावेश रहता है, से संबंधित होता है। आत्म जागरूकता किसी एक व्यवहार से एकाकार विकसित नहीं होता है, वह धीरे धीरे क्रमिक रूप से स्वयं संबंधित विभिन्न व्यवहारों द्वारा किया जाता है। प्रारंभ में यह जागरूकता शरीर के प्रति होती है, फिर आयु बढ़ने के साथ विकास में वृद्धि होने पर जागरूकता का स्तर बढ़ता है और वे सरल से जटिल रूप से लेते हैं। आत्म जागरूकता जीवन के अनुभवों, कार्यों एवं चिंतन के कारण बहुआयामी होता है। यह कोई स्थिर प्रक्रिया नहीं है, वरन गतिशील प्रक्रिया है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताएं। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय: प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए और जनता को भागीदार बनाए। न्यायालय में मामला त्वरित निपटारा हो। लोकपाल कानून लागू करने के लिए आवश्यक है संक्षिप्त एवं कारगर कानून हो, जिसमें अपने शपथ के साथ शुरू करें, ना तो रिश्वत ले और ना ही रिश्वत दे। कानून और सरकार पर से लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता। इस तरह से हो जाते हैं, यानी भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय। देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी तो है, लेकिन लोग इसको दूर नहीं करते, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर जगह पे फैला हुआ है। और आज का युग कैसा है कि कहते नहीं भाई भतीजावाद, क्योंकि जहां पे जो है पहले से उसी के परिवार वालों को वहां पे वो चीज मिल पाती है और बाकी सब ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, है ना। वो चीज आप लोगों के साथ भी होती होगी और सभी के साथ में ऐसा होता है ज्यादातर। व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है? व्यक्ति में सहमति जन्यता की उपयोगिता: सहमति जन्यता का अर्थ सहयोगशीलता से होता है। फिर व्यक्तियों में यह गुण पाया जाता है, वह व्यक्ति अन्य लोगों के साथ चलते या चलने वाले होते हैं। वह सामान्य तौर पर दूसरों का फायदा, यहाँ पे है, फायदा करने वाले, मित्रतापूर्ण तथा का मददगार स्वभाव होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण मानव स्वभाव के प्रति आदर्शवादी होता है, इसलिए व्यक्तित्व में सहमति तजन्यता की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। संपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या है? संपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व है: संपोषणीय विकास, पर्यावरण निम्नीकरण के बिना संसाधनों यानी संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय पर्यावरण विकास हो जाता है, दूरदर्शिता एवं समानता, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ये सब हो जाते हैं। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत बताएं। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर काम करता है। इसका कार्य पर्यावरण विकास के लक्ष्यों के समाकलन से संबंधित गतिविधियों के प्रगति की निगरानी करना है। एजेंडा 21 सिद्धांत में सभी राज्यों से निवेदन किया गया कि वह प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखे, पर्यावरण के प्रदूषण को रोके तथा सतत विकास का रास्ता अपनाए। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय बताएं। प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय हो जाते हैं: आबादी पर नियंत्रण हो, वनों के उन्मूलन पर कड़ी रोक, वनों को विस्तारित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, मिट्टी संरक्षण एवं रासायनिक खादों का उपयोग बंद करके जैविक एवं हरित खाद का अधिकाधिक उपयोग हो, जहरीली गैस के उत्सर्जन पर रोक, उपकरण पत्थर एवं बालू का अबाधित उत्खनन पर नियंत्रण हो, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं के पोषण पर बल दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित देने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण एवं सतत विकास, भारत के धार्मिक सहिष्णुता, यानी भारत में धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। तो सबसे पहले देख लेते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास, इसको देख लेते हैं। यह आपका हो जाता है पर्यावरण के संदर्भ में सतत विकास का आशय उस विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो। व्यक्तित्व पर्यावरण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन विकास यानी संतुलित विकास हो। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति के आर्थिक विकास में सुधार भी होता है। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति का आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो। मानव को प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, यानी होना आवश्यक है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता,
भारत में धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न जातियों, धर्म, भाषा के लोग निवास करते हैं। सभी लोग भारत में खुशहाली की स्थिति में रहते हुए अपने त्योहारों एवं अन्य उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में सभी जाति एवं धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करता है। यह विशेषता शांति शिक्षा को जन्म देती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहिष्णुता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। प्रत्येक देश एवं समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं सभ्यताएं पाई जाती है, इसलिए उनमें संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का अर्थ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को एक स्तर पर आकर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं बनानी है। राष्ट्रीय एकता वह ताकत है जिसमें कोई राष्ट्रीय सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आदि क्षेत्रों में विश्व पटल पर अपना परचम लहराती है। यदि किसी राष्ट्र में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं तो हमें दूसरों के त्योहार, पर्व, सुख दुख में सम्मिलित होकर भाईचारे की भावना रखते हुए एक दूसरे का सहयोग एवं सम्मान करना चाहिए। भारत में विभिन्न जातियों, धर्म एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे देश की विशेषता विविधता में एकता वैश्विक स्तर पर जानी जाती है। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं। राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित बाधाएं हैं: जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, भाषावाद, राजनीतिक दलीय हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका। राष्ट्रीय एकता में शिक्षक एवं विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा वह साधन है जो बालक के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के द्वारा बालकों में जातिवाद एवं भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि अवगुणों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार मानव के वे अधिकार हैं जो जन्म के साथ उसे प्राप्त होते हैं। प्रत्येक संस्था तथा राष्ट्र को उसका सम्मान तथा रक्षा करना अति आवश्यक होता है। मानवाधिकार के दो प्रमुख आधार हैं, जैविक आधार और सांस्कृतिक आधार। ये हो जाते हैं जैविक आधार, जैसे लैंगिक आधार पर समानता प्राप्ति करने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक रक्षा का अधिकार, नस्ल के आधार पर समानता प्राप्ति करने का अधिकार। अब हो जाता है मानव के सांस्कृतिक आधार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, भाषा का अधिकार, अभिव्यक्ति का आधार, स्वतंत्रता पूर्वक यानी जीविका अपनाने का अधिकार या भ्रमणशीलता का अधिकार हो जाता है। लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र में जनता का स्थान सर्वप्रिय होता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आधुनिक युग में लोकतंत्र की आवश्यकता जन कल्याण की भावना, जनता का नैतिक विकास, क्रांति से सुरक्षा, विश्व शांति का समर्थन, देशभक्ति की भावना का विकास, विचारों का आदान प्रदान एवं समझौते की भावना का विकास। निम्न पर टिप्पणी लिखे। व्यक्तित्व का निर्धारण। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। व्यक्तित्व का निर्धारण। व्यक्तित्व व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व निम्नलिखित हैं: शारीरिक तत्व, वंशानुक्रम, सांवेगिक तत्व, वातावरणीय तत्व, लिंग तत्व, सांस्कृतिक तत्व, मानसिक तत्व और सामाजिककरण। उसके बाद हो जाता है कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वातावरण, वंशानुक्रम, व्यक्तित्व। मनुष्य को समाज में रहना है अतः मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व पर समाज का भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मनोवैज्ञानिक कारक निम्नलिखित हैं: अभिप्रेरणा, चरित्र, बौद्धिक क्षमताएं, रुचियां, अभिवृत्तियां आदि हो जाते हैं। व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव। एनास्टॉमी के अनुसार वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जिसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। वातावरण व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। यदि व्यक्ति अच्छे आचरण को लोगों के साथ उठता बैठता है तो उस व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास होता है और वह व्यक्ति समाज में अच्छे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है तो व्यक्ति में बुरी आदतों का समावेश होता है। यदि हम बालकों के विकास पर वातावरण के प्रभाव को देखें तो हम पाएंगे कि वातावरण का प्रभाव बालक के निम्नलिखित पक्षों पर पड़ता है: सामाजिक गुणों पर वातावरण का प्रभाव, मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव, शिक्षा पर वातावरण का प्रभाव। एक ही मां बाप के दो बच्चे भिन्न भिन्न वातावरण में रहते हुए भिन्न भिन्न रास्तों पर निकल पड़ते हैं। यदि एक बालक अच्छे वातावरण में रहता है तो वह कुशल नागरिक बनता है और दूसरा बुरे वातावरण में रहता है तो वह कुशल नागरिक नहीं बन पाता। यानी कहने का मतलब यह है कि वातावरण का जीवन पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए या व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए या व्यक्तित्व के प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थितियों में वह व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण निम्न है: अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतजन्यता, स्नायु विकृति। ये हो जाते हैं अनुभव के प्रति खुलापन। तो ये आपका हो जाता है अनुभव के प्रति खुलापन व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। जब एक व्यक्ति परंपरागत विचारों को स्वीकार कर स्वयं सोच विचार कर अनुभव आधारित विचारों को स्वीकारता है तो इसे हम अनुभव के प्रति खुलापन कहते हैं। एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके वंशज ऐसा करने यानी नहीं करते, परंतु वही एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव को
अनुभव करके मानता है तो यह उस व्यक्ति के अनुभव के प्रति खुलापन है। चैतन्यता चैतन्य व्यक्ति एवं चैतन्य रहित व्यक्ति में बहुत अधिक अंतर होता है। एक व्यक्ति जिसमें चैतन्यता का गुण होता है वह व्यवहार संपन्न तथा आदर्शवादी होगा। दूसरी तरफ चैतन्य रहित व्यक्ति अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाला होता है। बहिर्मुखता का गुण व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। सहमति जन्यता का गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है वह व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति शंका नहीं करता और अच्छे ढंग से अपने कार्यों को संपादित करता है। स्नायु विकृति से ग्रसित व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं होता है। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे समाज में बहुत अधिक सम्मान पाते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज से कटकर रहते हैं, उन्हें समाज में उतना सम्मान नहीं मिल पाता जो एक सामाजिक व्यक्ति को मिलता है। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे व्यक्ति समाज के प्रति नागरिक के हित के बारे में सोचते हैं और समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा बताइए। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आंसर यहां पे हो जाता है शांति शिक्षा से आशय। शांति का संबंध हमारे तन एवं मन दोनों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति शांति प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। प्राचीन काल से ही यह धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति का जीवन शांतिमय होना चाहिए। वास्तव में शांति का संबंध व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक शांति दोनों से है। समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे यह प्रयास आवश्यक है। यह एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बात है कि उस राष्ट्र में कितनी शांति है। समाज में विभिन्न प्रकार के विवाद पाए जाते हैं जो कि उचित नहीं है। इन विवादों को दूर कर हमें समाज में शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहिए। शांति शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही विद्यालय में लागू करना चाहिए, जिससे शिक्षा है जो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वह समस्त प्रयास शांति शिक्षा है जो समाज में शांतिमय माहौल उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं। परिभाषा हो जाती है हैरिस एवं साइनोट के अनुसार शांति शिक्षा का आशय शिक्षा के उन सभी प्रयासों से है जो शांति की इच्छा की पूर्ति करते हैं, संघर्षों को समाप्त करने के लिए अहिंसक उपाय बताते हैं तथा समानता एवं अन्याय को उत्पन्न होने से रोकने के लिए मानव में विभिन्न कौशलों का विकास करते हैं। शांति के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता। समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि उनके परिवार एवं समाज में शांति बनी रहे। शांति के लिए शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता निम्न कारणों से है। चारित्रिक विकास हेतु, सामाजिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, प्राकृतिक प्रेम हेतु, अंतरराष्ट्रीय शांति हेतु, जीवन कौशलों के विकास हेतु, सामाजिक न्याय के विकास हेतु और सामाजिकता एकता हेतु, यानी सामाजिक एकता हेतु हो जाता है। क्वेश्चन है शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य पर टिप्पणी लिखिए। शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। यदि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया जाए तो समाज में अशांति समाप्त हो जाएगी और समाज का प्रत्येक व्यक्ति आदर्शवादी बन जाएगा। समाज में कलह तथा संघर्ष का अंत हो जाएगा। भारतीय जीवन मूल्यों के विकास हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। छात्रों को मानवता की शिक्षा प्रदान की जाए, छात्रों को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान की जाए, छात्रों को नैतिकता की शिक्षा प्रदान की जाए, ईश्वर में विश्वास रखने हेतु छात्रों को प्रेरित किया जाए, प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा दी जाए, पशु प्रेम की शिक्षा दी जाए और भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना का प्रयास किया जाए। शांति कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आधार तथा विशेषताएं बताएं। शांति कौशल से आशय समाज में व्याप्त कलह एवं संघर्ष आदि को समाप्त करने हेतु शांति शिक्षा का सहारा लिया जाता है। समाज के व्यक्तियों को आदर्शवादी, चरित्रवान तथा सदाचारी बनाया जाता है, जिससे समाज में शांतिमय माहौल स्थापित रह सके। शांति कौशल में सर्वांगीण विकास निहित होता है। शांति कौशल का प्रमुख आधार। शांति कौशल का प्रमुख आधार नैतिकता मानी जाती है। शांति कौशल से कौशल है जो समाज के विकास में ही नहीं अपितु राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। शांति कौशल में सार्वजनिक हित का समावेश होता है। शांति कौशल को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। शांति कौशल वो कौशल है जिनमें विश्वसनीयता, मानवता, वैधता आदि का समावेश होता है तथा जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्राप्त किए जाते हैं। शांति कौशल के प्रमुख आधार नीचे दिए गए हैं। सामाजिक मूल्य हो जाते हैं नैतिकता, सद्भावना, सृजनात्मकता, कुशलता। शांति कौशल की विशेषताएं। शांति कौशल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। अनुभवों का समावेश, वैधता का समावेश, विश्वसनीयता, तार्किक चिंतन, विश्लेषण और संश्लेषण का समावेश। शांति अभिवृत्ति से क्या आशय है। शांति अभिवृत्ति से आशय आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद जैसी समस्या से जूझ रहा है, जिससे वैश्विक प्रगति के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। अतः विश्व के सभी देशों को एक मंच पर आकर शांति के लिए आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के सफाये का प्रयास जारी है। प्राचीन काल से ही शांतिमय वातावरण की इच्छा विद्वानों, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के द्वारा व्यक्त की गई है। दूसरी ओर पर्यावरणीय संतुलन भी शांति अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। लोगों को वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, जंगलों का विनाश नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार भी निरंतर प्रयास करती है। पर्यावरण संतुलन भी अशांति जैसे माहौल को पैदा करता है।
और इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आज लोगों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भूकंप के रूप में देखा जा रहा है। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका बताएं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। प्रत्येक बालक की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है। बालक की आदतों पर भी परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सर्वप्रथम उन्हीं आदतों को सीखना या अनुकरण करता है जो परिवार द्वारा उसे सिखाई जाती हैं। ये एक सामाजिक संस्था है। परिवार के कुछ विशेष कार्य हैं। बालक की सामान्य शिक्षा हेतु उचित पर्यावरण का निर्माण, व्यवहारात्मक शिक्षा देना, अनुशासन की शिक्षा देना, कर्तव्यनिष्ठता की शिक्षा देना। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण कर समय से उठना, समय से मल विसर्जन करना, शारीरिक सफाई करना, घर की सफाई करना, समय पर भोजन करना, समय पर खेलना कूदना और समय पर निद्रा लेना आदि सीखते हैं। बच्चों की अच्छी आदतों के निर्माण में शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह बच्चों में अच्छी आदतों को सिखा सकता है, जैसे सुबह उठकर अपने बड़ों से नमस्कार करना, उनके पैर छूना, विद्यालय आते समय माता पिता को प्रणाम करके आना तथा शिक्षकों का सम्मान करना, कक्षा में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, खेलकूद में रुचि रखना, ये हो जाते हैं। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। उसके मूल में समस्त मानवों को समान मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना था। घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना है कि मानवों के अधिकारों आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों के योगदान का उल्लेख कीजिए। बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का योगदान। बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान। बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। बच्चों का सामाजिक एवं नैतिक विकास सर्वप्रथम परिवार से ही शुरू होता है। वह सबसे पहले पारिवारिक भाषा को अनुकरण द्वारा सीखता है। उसके बाद परिवार में माता पिता तथा अन्य सदस्य उसे कई नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बालक का शारीरिक विकास करना। बच्चों का पालन पोषण परिवार में ही होता है। परिवार ही उसके भोजन की व्यवस्था करता है, उसकी देखभाल करता है तथा रोगग्रस्त होने पर उनका इलाज कराता है। समय पर उठना, समय पर मल विसर्जन करना, समय पर खेलना कूदना तथा निद्रा लेना बच्चों की परिवार यानी बच्चों को कौन सिखाता है? तो परिवार ही तो सिखाता है ना। व्यवहार संबंधी शिक्षा देना। परिवार ही बच्चों को व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं। तत्पश्चात वह उसी के अनुरूप अन्य लोगों से व्यवहार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि माता पिता को बच्चों के समक्ष अन्य लोगों के साथ शिष्टापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन की शिक्षा देना। जब परिवार के लोग परिवार के मुखिया को सम्मान देते हैं और उसकी बातों को मानते हैं तो बालक भी उनसे अनुशासनात्मक प्रक्रिया सीखता है। अनुकूलता का विकास। बालक परिवार से ही सर्वप्रथम अनुकूलता का पाठ पढ़ता है। परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करते हैं वह उसे सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। हिंसा क्या है? हिंसा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। हिंसा का अर्थ किसी को पीड़ा देना। प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक तथा मानसिक क्षति पहुंचाने से अभिप्राय से की जाती है। हिंसा के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। परिवार का समुचित वातावरण या खराब पास पड़ोस, पूर्वाग्रह, अज्ञानता, विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सोशल साइट्स व वीडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाने समूह यानी जमाने समूह में की भावना यानी प्रभुत्व जमाने की भावना हो जाता है। ब्रैकेट में आपका समूह है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। तैयार किए जा सकने वाले मॉडल। शांति शिक्षा के संदर्भ में प्रोजेक्ट कार्य। प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जाने वाले मॉडल। तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित, शांति मूल, मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित। शांति शिक्षा के संदर्भ में लिए जाने वाले प्रोजेक्ट। तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का वितरण, मीडिया और हिंसा का संबंध। प्रशिक्षु शिक्षकों को शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। संसार में आज चारों ओर तनाव, हिंसा एवं भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, इसलिए आज शांति की सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति मानव मन को, समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने के अवसर देती है तथा व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव उत्पन्न करना अति आवश्यक है। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके लिए शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो छात्रों को जीवन में शांति की उपयोगिता से परिचित कराता है। शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है? इस पर प्रकाश डालें। शांति शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य। व्यक्तित्व दृष्टि से औचित्य। मानव के लिए व्यक्तित्व पर शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में कई कौशल एवं मूल्य समाज में अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है, जिससे लोग अशांति के दुष्परिणाम समझे और शांति की स्थापना में सहयोग करें। वैश्विक दृष्टि
से औचित्य। संसार में ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में कई प्रकार की जलवायु, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति दिखाई पड़ती हैं। इन विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के स्वभाव, विकास तथा रूप रंग भी दिखाई देता है। राष्ट्रों में जब इस प्रकार की असमानता के कारण भेदभाव पनपने लगे तो कम विकसित राष्ट्र भी उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। सामाजिक दृष्टि से औचित्य। व्यक्तियों में ही समाज का निर्माण होता है। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग एक समाज बनाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है, जैसे क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कृषक समाज, वैश्य समाज आदि हो जाते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से औचित्य। शांति शिक्षा की आवश्यकता पर्यावरणीय दृष्टि से भी है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक एवं मनुष्य में घनिष्ठ संबंध मानते थे। उनका मत था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकृति और मनुष्य परस्पर आश्रित है। टैगोर ने प्रकृति को विशेष महत्व दिया। उनका तर्क था कि प्रकृति में वह आंतरिक शक्ति नहीं है जो मनुष्य में है, जिसके कारण उसमें चेतना, नैतिकता, सौंदर्य और स्वतंत्रता की भावनाएं। मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप में प्रकृति कालांतर में अपना रूप बदल सकती है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य कई स्तरों पर है। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे देख लेते हैं व्यक्तित्व का यह पक्ष अरुचिकर संवेगों जैसे डर, दुश्चिंता, अस्वाद व सुमेधता में अनुभव करते ही प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। यह संवेगात्मक स्थिरता एवं आवेग नियंत्रण की मात्रा को व्यक्त करता है। स्थिरता की उच्च आवश्यकता एवं स्थिर एवं शांत व्यक्ति में दिखाई पड़ती है, किंतु यह प्रेरणा विहीन एवं उदासीन होती है। स्थिरता की निम्न आवश्यकता उत्तेजनशील एवं प्रतिक्रियात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ऐसे लोग कभी बहुत गतिशील होते हैं लेकिन वे असुरक्षित या अस्थिर देखे जाते हैं। इस प्रकार स्नायु विकृति की एक छोर पर सामयिक रूप से शांत, संतुलित, रोगभ्रमी विचारों से मुक्त व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दूसरे छोर पर सामयिक रूप से अस्थिर, उत्तेजित, असंतुलित, रोगभ्रमी विचारों से घिरा व्यक्ति दिखाई देता है। क्वेश्चन हो जाता है व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहार प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है। इसका जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये पारस्परिक संबंधों एवं जीवन व्यापार के लिए भी अत्यावश्यक है, शांति के लिए भी आवश्यक है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी व्यवहार को जानना एवं समझना होता है। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना शिक्षा का प्रमुख दायित्व माना जाता है। इसलिए व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन किया है। व्यवहार के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन पर बल देने के कारण मनोवैज्ञानिकों में व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय का विकास भी हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में अध्ययन उसके संप्रतियों की सीमा से न करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान में किसी एक परिप्रेक्ष्य का ही आधार न लेते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। ये परिप्रेक्ष्य जैविक, व्यवहार परक, मनोविश्लेषिक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी आदि। वर्तमान में उचित व्यवहार पर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बल है। शांति के लिए भी उचित व्यवहार अनिवार्य है। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। विश्व में कई राष्ट्र हैं, उनमें भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की असमानताएं दिखाई पड़ती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में विभिन्न भू रचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि दिखाई पड़ते हैं। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहां के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी दिखाई देता है। कोई राष्ट्र अपने वैज्ञानिक प्रगति के कारण या प्रकृति संसाधनों के कारण या किसी अन्य कारण से अधिक प्रगति कर जाता है। वहां जीवन की सुविधाएं अधिक हो जाती हैं। अपनी प्रगति के कारण कुछ राष्ट्र विकसित माने जाते हैं, यानी माने जाने लगते हैं, तो कुछ विकासशील राष्ट्र, यानी विकसित राष्ट्र जो प्रगति कर चुके होते हैं और विकासशील जो तत्पर होते हैं, है ना, वे दूसरे कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे परस्पर वैमनस्य उत्पन्न होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। इसलिए वैश्विक दृष्टि से शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य के में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्तमान में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। इस तरह से आपका हो जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके जो पेपर है, यानी 2016, 2017, 2018, इस तरह से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियां क्या क्या है, स्पष्ट करें। प्राथमिक स्तर की शिक्षा से ही शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में नैतिकता, आदर्शवादिता, मानवता आदि गुणों के विकास के लिए प्रेरक कहानियां, कथाएं सुनानी चाहिए। शांति शिक्षा से प्रेरित व्यक्ति आदर्शवादी होता है तथा दूसरे व्यक्तियों को भी आदर्शवादी बनाने हेतु प्रेरक प्रसंग सुनाता है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं।
परिवार का शांतिपूर्ण वातावरण, परिवार में शिक्षा का महत्व, बालकों के कार्यों की प्रशंसा, पाठ्यक्रम में शांति की शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन, विद्यालय में सृजनात्मक वातावरण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, समाज उपयोगी कार्यों की शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना, अवांछित व्यवहार से ग्रसित बालक समाज में अच्छा कार्य नहीं करता है तथा जिन जिन कार्यों की अपेक्षा उसके माता पिता उससे करते हैं उसमें वह रुचि नहीं लेता, बल्कि वह कार्य करता है जिससे बालक की रुचि होती है और वह यह नहीं जान पाता कि यह कार्य उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक होता है, कि परंतु उसे सुधारने के लिए सकारात्मक रणनीति का होना अति आवश्यक होता है, वरन उस बच्चे में अकार्मकता और आ जाएगी और वो गलत कार्य करेगा। बालकों में अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से सुधारने की रणनीतियां नीचे दी गई हैं। प्रेरक प्रसंगों को सुनना, अच्छे वातावरण में रहना, सांस्कृतिक तथ्यों का ज्ञान, बालकों को उचित सम्मान, बालकों की समस्याओं का समाधान, इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मीडिया और हिंसा, गांधी दर्शन एवं शांति अष्टांग योग। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीडिया और हिंसा। इसमें देखिए इस तरह से अथवा करके भी क्वेश्चन आ सकता है। मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, लिखिए। महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया है, लिखिए। या मीडिया की हिंसा में क्या भूमिका है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देख लेते हैं मीडिया और हिंसा। मीडिया और हिंसा का संबंध प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है। प्राचीन काल से ही अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम तथा अन्य घटनाओं को दिखाया जाता था। वर्तमान समय में मीडिया और हिंसा पहले की तुलना में और घनिष्ठ हो चुके हैं। मीडिया के माध्यम से हिंसा रुकती है और दूसरी ओर बच्चे फिल्मों में मार धाड़ लूटपाट को देखकर अनुकरण करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल वीडियो गेम खेलते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास तो होता है, परंतु कुछ बच्चे हिंसात्मक वीडियो गेम को खेलते हैं, फलतः उनमें हिंसात्मक प्रवृत्ति का भी विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंसात्मक फिल्में नहीं दिखानी चाहिए तथा बच्चों से नकारात्मक अभिनय भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों को इस तरह की फिल्में नहीं दिखानी चाहिए। वर्तमान समय में मीडिया हिंसात्मक घटनाओं को दिखाकर लोगों को हिंसक गुणों को न अपनाने की सलाह दे रही है। वहीं मीडिया अपने चैनल द्वारा बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को रोकने में मदद कर रही है। न्यूज चैनल के माध्यम से अधिकारियों, पुलिस डिपार्टमेंट आदि को जागरूक कर बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। गांधी दर्शन एवं शांति। समाज का प्रत्येक नागरिक शांतिमय वातावरण की इच्छा रखता है। वह अपने परिवार के सुख शांति हेतु कठिन परिश्रम करके पारिवारिक दायित्वों को निभाता है। शांति की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए, जिससे विश्व का कल्याण हो तथा विश्व के सभी लोग सुखी हों। महात्मा गांधी जी ने शांतिमय माहौल हेतु अथक प्रयास किए। वे हिंसा न करने का संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। महात्मा गांधी जी को अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता। गांधी युग के लोग गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर हिंसा न करने का संकल्प लेते थे। गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं: समानता की भावना, सत्य एवं समावेश, अहिंसा की शिक्षा, सादगी का जीवन, राम राज्य की कल्पना, सर्वधर्म स्वभाव, कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, निष्पक्षता की शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश ये हो जाते हैं। अष्टांग योग आंतरिक शांति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। योग के माध्यम से शरीर निरोगी होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। योग के निम्न विभाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 हो जाते हैं। इन अष्टांगों में यम एवं नियम मुख्य रूप से आचार संबंधी अभ्यास है। इसके बाद 2 अंग आसन एवं प्राणायाम शरीर को भौतिक रूप से योगाभ्यास के योग्य बनाने हेतु उपयुक्त है। 5वां प्रत्याहार मुख्य रूप से इंद्रिय निग्रह का उपाय है। धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से मानसिक तथा आध्यात्मिक साधनाएं हैं। अष्टांग योग के चरण नीचे दिए गए हैं। यम, यह अष्टांग योग का प्रथम चरण है। मन को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन है, तो आपको पता है यम। नियम, यह अष्टांग योग का दूसरा चरण है। योग के 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान हो जाता है। आसन या अष्टांग योग का तीसरा चरण है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को एक विशेष स्थिति में रखते हैं। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा चरण है। इसमें नाड़ी शुद्धि को संबंधित किया जाता है। प्रत्याहार अष्टांग योग का 5वां चरण प्रत्याहार है। प्रत्याहार स्वनियंत्रण की प्रक्रिया है। धारणा यह अष्टांग योग का 6वां चरण है। चित्त को एक विशेष पदार्थ पर केंद्रित करना धारणा है। ध्यान विचारों का केंद्रीकरण ही ध्यान है। ध्यान को अवधान भी कहा जाता है। ध्यान तथा रुचि का घनिष्ठ संबंध होता है। समाधि अष्टांग योग का 8वां और अंतिम चरण समाधि। इस अवस्था में व्यक्ति शून्य स्वरूप होता है। समाधि ध्यानाभ्यास की ही उत्तम अवस्था है, यानी यह उच्चतम अवस्था है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास की आवश्यकता महत्व बताएं। सतत विकास का अर्थ एवं आवश्यकता बताएं। तो सतत विकास को समझ लेते हैं। सतत विकास वह प्रक्रिया है जो मानव के संतुलन तथा स्थिर विकास से संबंधित होती है और विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास से है। सतत विकास की आवश्यकता, तो सतत विकास की आवश्यकता क्यों होती है, यहाँ पे देख लेते हैं।
यहाँ पे आपका हो जाता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास होना, प्रकृति तथा मानव जातियों पृथ्वी के सभी जीवों हेतु अति आवश्यक प्राकृतिक संसाधन मानव जाति के लिए वरदान है। अतः मानव जाति को चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करे, ना कि दुरुपयोग करे। संतुलित विकास मानव जाति के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का संतुलित विकास अति आवश्यक होता है, क्योंकि संतुलित विकास होने से पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग पश्चात भी संसाधन भविष्य के लिए उपलब्ध हो सके, जिससे भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन मिल सके। सामाजिक विकास, सतत विकास का संबंध सामाजिक विकास से प्राकृतिक संसाधन समाज के लोगों के हित के लिए होते हैं। समाज के लोगों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विकास, संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सके। आर्थिक विकास आपका हो जाता है, आर्थिक विकास का होना अति आवश्यक होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास का होना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। समाज के सभी व्यक्ति आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, परंतु यह देखना भी आवश्यक है समाज के लोग प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। ये आपका लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं वैश्विक पर्यावरण नीति का निर्माण। वैश्विक स्तर पर यह सोचा जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास संतुलित हो तथा पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। यदि पर्यावरणीय संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा तो भविष्य हेतु प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी सीरीज, ठीक है ना। थैंक यू।